All right, hi everyone. Good evening. Yeah, good evening, Kunal. Hi, Nikita. Hi, Ashutosh. Good evening. All right, so आज हम लोग नया टॉपिक, नया चैप्टर, मोल कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे. ठीक है, जस्ट गिव मी अ मिनट. मैं एक बार ये माइक लगा लेता हूँ. एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर अपना कंप्लीट हो चुका है. एक छोटा सा पार्ट बचा है उसका. ठीक है, बट उस छोटे से पार्ट से मैं आज का डिस्कशन नहीं स्टार्ट करना चाह रहा. ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक में 2-3 पन्ने छोड़ देना. ठीक है, 2-3 पन्ने नहीं, एक्चुअली 2 पन्ने भी नहीं है, मतलब लाइक 1 पेज, लाइक 2 साइड्स, उतना छोड़ दो. ठीक है, एक छोटा सा पार्ट बचा है विच टॉक्स अबाउट रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व टुगेदर इन वन ग्राफ. ठीक है, छोटा सा ही पार्ट है, बट वो मैं करा दूंगा आपका. ठीक है, इट विल बी डन, इट विल गेट कंप्लीटेड, बट नॉट राइट नाउ. आई डोंट वांट टू स्टार्ट द लेक्चर विद whatever that is remaining in atomic structure. अभी हम लोग एक fresh start लेते हैं. We'll start with this next chapter, which is simply speaking counting in chemistry. हम लोग chemistry में counting करना सीखेंगे, तो उसके concepts हम लोग यहाँ पर एक एक करके ऑब्जर्व करेंगे. नाउ दिस इज एक्चुअली अ वेरी वेरी फंडामेंटल चैप्टर. आपके आने वाले केमिस्ट्री में बहुत सारे चैप्टर्स में ये काम आएगा. इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस कभी कभी आते हैं एग्जाम में, बिकॉज इनडायरेक्टली इसका इतना ज़्यादा रोल रहेगा इन आने वाले चैप्टर्स में दैट इसका इम्पोर्टेंस वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाता है. मोटा मोटा इस रिएक्शन में हम लोग अगर ब्रेक करें इस चैप्टर को 2 पार्ट्स में, तो एक रहेगा बिफोर स्टोइशियोमेट्री और एक आफ्टर स्टोइशियोमेट्री. स्टोइशियोमेट्री का मतलब होता है एनालिसिस ऑफ रिएक्शन. ठीक है, तो इस चैप्टर में हमारा मेन ऑब्जेक्टिव, मेन अंडरस्टैंडिंग रहेगी एक रिएक्शन को एनालाइज करना, दैट कितने रिएक्टेंट से कितना प्रोडक्ट बनेगा, कितने प्रोडक्ट से कितना रिएक्टेंट बनेगा, ऑल दैट थिंग. ठीक है, वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग रहेगा इन दिस चैप्टर. हाउएवर हम लोग सीधे वहीं से स्टार्ट नहीं करेंगे कि रिएक्शन लिखना शुरू कर दिया, बैलेंस करना शुरू कर दिया और उसके बाद रिएक्शंस का एनालिसिस कर लिया. उसके पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट डेवलप करेंगे. इस कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए ये कुछ इंट्रोडक्टरी टॉपिक्स हैं, इंट्रोडक्टरी कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि आपको मैं पहले पढ़ाऊंगा और फिर इनका यूज करते हुए हम लोग रिएक्शंस का एनालिसिस देखेंगे. ठीक है, सो इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करते हैं विद सर्टेन इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशंस. सो लेट्स स्टार्ट विद दैट, विद द डेफिनेशन ऑफ AMU एंड मोल. ठीक है, 2 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन से हम लोग स्टार्ट करेंगे. नाउ एज यू कैन नोटिस, यहाँ पे मैंने एक ऐसा डायग्राम जैसा बनाया हुआ है, एरो जैसा बनाया हुआ है. वो क्या हाईलाइट करना चाह रहा है, दैट ये जो दोनों टर्म्स हैं ये आपस में लिंक्ड है. ठीक है, दे आर लिंक्ड विद ईच अदर. पहला टर्म रहेगा AMU, एटॉमिक मास यूनिट, और दूसरा टर्म रहेगा मोल. नाउ एक एक करके पहले मैं आपको इन टर्म्स के बारे में बताऊंगा एंड देन फिर उनका लिंक भी आपको समझाऊंगा. सो लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट AMU. What is atomic mass unit? Simply speaking, AMU is a unit of mass. Do you know any other units of mass? ग्राम, किलोग्राम, क्विंटल, टन, राइट, बहुत सारी हैं. तो ये भी ऐसा ही एक यूनिट ऑफ मास है. ठीक है, इसका रिलेशनशिप कैसा रहता है? इसका रिलेशनशिप रहता है 1 AMU इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10 की पावर -24 ग्राम्स या 10 की पावर -27 किलोग्राम्स.
ठीक है, तो ये काफी छोटा यूनिट ऑफ मास है which is used to describe mass of small things like atoms, molecules. उनका मास डिसाइड या डिस्क्राइब करने के काम आता है. ठीक है. Now this AMU is also called as unified mass. ठीक है, और डाल्टन. ठीक है, इसको ऐसे AMU को ऐसे म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं. ये म्यू सिंबल से भी इसको बताया जाता है, डिस्क्राइब कराया जाता है. ठीक है, हम लोग कॉमनली AMU बोल के आगे डिस्कस करते रहेंगे. नाउ डेफिनेशन क्या है इसका AMU का, नोटिस करना. 1 AMU is defined as 1/12 of mass of one atom of C12. ठीक है, किसने बनाया है डेफिनेशन? ये साइंटिफिक कम्युनिटी ने आपस में डिसाइड करके फाइनली डिसाइड करा कि हम इस तरीके से AMU को डिफाइन करेंगे. इसके पहले और भी अटेम्प्ट्स थे, रादर देन कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, अदर एलिमेंट्स वर आल्सो टेकन, बट फिर बाद में एक यूनिफॉर्म डिसीजन लिया गया that this is how we will define 1 AMU. 1 AMU is 1/12 of mass of one atom of C12. ठीक है, तो ये अपन ने AMU के बारे में समझा. एटॉमिक मास यूनिट, इट इज अ यूनिट ऑफ मास. ये इसका वैल्यू रहता है, इसका रिलेशनशिप रहता है विद वन ऑफ आवर कॉमन यूनिट्स. 1 AMU is equal to 1.67 into 10 की पावर -24 ग्राम्स. एंड इसको डिफाइन करने के लिए इसका डेफिनेशन है वो इस तरीके से है दैट 1 AMU इज द 1/12 मास ऑफ वन एटम ऑफ C12. ठीक है, यहाँ तक का पार्ट काफी सिंपल है, समझ में आया होगा. ठीक है, वैसे हम लोग बात करेंगे मोल के बारे में. ठीक है, मोल इज अ काउंटिंग यूनिट. ठीक है, जैसे AMU था, लेट मी जूम आउट नाउ. AMU क्या था? AMU वाज अ यूनिट ऑफ मास. वैसे ही मोल क्या है? मोल इज अ यूनिट ऑफ काउंटिंग. डू यू नो एनी अदर यूनिट्स ऑफ काउंटिंग? क्या आपको आइडिया है कुछ और यूनिट्स ऐसी आपने काउंटिंग की सुनी हो? राइट, डजन या फिर कपल या पेयर. राइट, ग्रॉस. यस, आपने बहुत सारी यूनिट्स देखी हुई हैं. मतलब डजन का क्या मतलब होता है? डजन मतलब होता है 12 थिंग्स. ठीक है, सो इफ आई से 1 डजन बनाना, दैट मीन्स 12 बनाना. ठीक है, किसी के लिए भी यूज कर सकता हूँ. ठीक है, 1 डजन फोन मतलब 12 फोन. ठीक है, इट्स अ सिंपल काउंटिंग यूनिट. तो वैसे ही मोल भी एक काउंटिंग यूनिट है. एंड व्हाट डज 1 मोल मीन? यहाँ पे नोटिस करना, 1 मोल मीन्स 6.02 into 10 की पावर 23 things. Right, so if I say I have 1 mole banana, that means I have 6.02 into 10 की पावर 23 banana. इतने सारे बनाना है. Right, if I say I have 1 mole laptops, that means I have 6.02 into 10 की पावर 23 laptops with me. सिंपल काउंटिंग यूनिट है. इसको हम लोग बार बार इतना लंबा लिखने की जगह एक शॉर्ट सिंबल है n सबस्क्रिप्ट a, एवोगेड्रोस कांस्टेंट बोलते हैं इसको. एवोगेड्रोस कांस्टेंट से इसको रिप्रेजेंट करता है. ठीक है, अब ऐसा तो नहीं है किसी ने रैंडमली सोचा होगा कि इसको हम लोग 1 मोल बोलना शुरू कर देते हैं. तो उसके पीछे का एक डेफिनेशन भी है. डेफिनेशन क्या है? एक स्टैंडर्ड डेफिनेशन है दैट 1 मोल is defined as the number of particles or units equal to the number of atoms present in exactly 12 grams of C12 isotope. So क्या करा यहाँ पर? ठीक है, 12 ग्राम कार्बन 12 का सैंपल लिया. ठीक है, मान लो ये एक सिस्टम है, एक वेसल है, उसके अंदर 12 ग्राम, एग्जैक्टली 12 ग्राम C12 आइसोटोप लिया.
ठीक है, C12 के एटम्स लिए और फिर काउंट करें कितने एटम्स हैं। कैसे काउंट करें? देयर आर एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स। ठीक है, ऐसा नहीं कि किसी ने लाइक एक एक करके काउंटिंग करना शुरू करा एटम्स का, इसकी टेक्निक्स हैं, उससे काउंट करा एंड देन दे केम अप विद कि इस सैंपल के अंदर 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स है, तो उसको 1 मोल कहना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स समझ में आई आप लोगों को? अभी इनका लिंक भी मैं आपके साथ में एस्टैब्लिश करूंगा, बट अभी पहले अलग अलग से। ये दोनों टर्म्स क्लियर है आपको? AMU क्या होता है, मोल क्या होता है? वंडरफुल। अब हम लोग इनका लिंक आपस में देखेंगे। दे आर लिंक्ड। अगर मैं एक को चेंज करूंगा तो दूसरा चेंज हो जाएगा, अगर दूसरे को चेंज करूंगा तो पहला चेंज हो जाएगा। ठीक है, एक से मैं दूसरा डिराइव कर सकता हूँ, दूसरे से मैं पहला डिराइव कर सकता हूँ। कैसे, आप नोटिस करो। सो लेट मी स्टार्ट विद मोल की डेफिनेशन से। ठीक है, मैं मोल से स्टार्ट करूंगा और वहां से मैं AMU पर आ जाऊंगा, देखना किस तरीके से। तो ये मैं मोल से कैसे स्टार्ट कर रहा हूँ। 12 ग्राम C12 हैज 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन, है कि नहीं? यही मोल का डेफिनेशन था ना। ट्वेल्व ग्राम कार्बन हैज 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ कार्बन। तो अगर मैं आपसे पूछूं एक एटम का क्या मास होगा, तो आप यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हो। ये तो आता ही है ना आपको, तो जरा करके देखते हैं। तो क्या बन जाएगा? mass of one atom of carbon will come out to be 12 divided by Na। ठीक है, इसको नीचे को मैं Na बोल सकता हूँ, अवोगाड्रोस कांस्टेंट 12 डिवाइड बाय Na ग्राम्स, राइट। अब ये 12 को ऐसा करो, इधर लेफ्ट हैंड साइड लेके चले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा? 1/12 into mass of one atom of C12 will be equal to 1/Na। और 1/Na को अगर आप लाइक न्यूमरेटर में लेके आ जाओगे, ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा? 1/6.02 इंटू 10⁻23। तो ये 10⁻23 को हम 10⁻−23 लिख सकते हैं ऊपर ले जाकर, और जो 1/6.02 होता है उसको आप लिख सकते हो, जब आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ऐसे 0.167। आगे भी डेसिमल रहेंगे बट ऐसा कुछ आ जाएगा। तो इसको जब आप लिखोगे तो ये हो जाएगा 1.67 इंटू 10⁻−24 के बराबर। ठीक है, एंड अब आप देखोगे तो ये क्या हो गया? ये AMU का डेफिनेशन आ गया लेफ्ट हैंड साइड पर। ये जो 1/12 इंटू मास ऑफ वन एटम ऑफ C12 लिखा था वो 1 AMU होता है, एंड दैट इज इक्वल टू 1.67 इंटू 10⁻−24 ग्राम्स। तो यहाँ पर मैंने ऊपर मोल से स्टार्ट किया, ठीक है, मोल की डेफिनेशन से स्टार्ट किया, एंड देन मैं AMU की डेफिनेशन पर आ गया। ठीक है, तो ये आपस में कनेक्टेड है। मैं AMU से स्टार्ट करके मोल की डेफिनेशन पे भी आ सकता था। ठीक है, समझ में आया ये दोनों डेफिनेशंस और इनका इंटर कनेक्शन? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड डेफिनेशन में दोनों स्टार्टिंग के टर्म्स क्लियर है सबको? चलो ग्रेट। ठीक है, अब और भी टर्म्स हैं और भी डेफिनेशंस हैं जो हम लोग इस चैप्टर में आगे यूज करते रहेंगे। तो एक एक करके अब और टर्म्स को समझते हैं। ठीक है, एंड थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा आपको। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा कि सर ये सब सेम सेम तो लग रहे हैं, बट उनका अंतर क्या है, कैसा है, वो मैं आपको समझाता हूँ। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस
नेक्स्ट डेफिनेशन, नेक्स्ट टर्म, एटॉमिक मास। ठीक है, डज एनीवन नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एटॉमिक मास? ठीक है, हम लोग एलिमेंट के लिए डिफाइन करते हैं। ठीक है, ये हम लोग एटम्स के लिए, या आप इनफैक्ट कह सकते हो टिपिकली हम लोग एलिमेंट्स के लिए डिफाइन करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? यस, द वेरी सिंपल डेफिनेशन इज इट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एन एलिमेंट इन AMU। दैट इज द सिंपल डेफिनेशन कि एक एटम का मास कितना होगा। ठीक है, हाँ, अब आप इसको एक और डेफिनेशन देख सकते हो कि सर एटम के अंदर क्या क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो उन सब का सम कर दो, उससे हमें मास ऑफ एटम ऑफ वन एलिमेंट आ जाएगा। वो ठीक है, वो तो अब आप इसके और वर्जन्स बना रहे हो, बट सिंपलेस्ट डेफिनेशन तो यही है, एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ द एलिमेंट इन AMU। ठीक है, तो अब आपको एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स याद है? ठीक है, अगर आपको नहीं याद है तो थोड़े बहुत याद करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे एटॉमिक मास ऑफ हीलियम जो होता है वो 4 AMU हम लोग बोलते हैं, 4 AMU या फिर 4 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये जो ग्राम पर मोल यहाँ पे लिखा है इसको आप अभी होल्ड कर लो, ये शायद अभी आपको समझ में ना आए, ये मैं एक बार जब मास मोल रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा तब वापस यहाँ पर आके आपके सामने लिखूंगा। ठीक है, बट एटलीस्ट ये वाला पार्ट तो समझ में आ सकता है। जैसे एटॉमिक मास ऑफ हीलियम इज 4 AMU, एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन इज 14 AMU। ठीक है, और किसी एलिमेंट का एग्जांपल, एटॉमिक मास ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा? 16 AMU। ठीक है, गुड, तो आप लोगों को थोड़ा आइडिया है एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स का। एटलीस्ट पहले 20 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास आपको याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। ठीक है, एंड ऑफ कोर्स यहाँ पे आप नोटिस करना कि ये सब अप्रोक्सीमेट वैल्यूज हैं। ठीक है, अगर आप किसी पीरियोडिक टेबल को खोलकर देखोगे तो उसमें ये डेसिमल्स में रहते हैं। ठीक है, ये सब वैल्यूज जो रहेंगे डेसिमल्स में रहेंगे, बट हम लोग कैलकुलेशंस में क्या होता है, जो होल नंबर वैल्यूज हैं, राउंडेड ऑफ वैल्यूज हैं, उन्हीं को यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आई विल टिपिकली यूज दीज होल नंबर वैल्यूज ओनली, अदरवाइज ये डेसिमल्स में रहते हैं टिपिकली। नाउ ये एक टर्म हो गया सिंपली एटॉमिक मास। अब इसके जैसा ही एक सिमिलर साउंडिंग टर्म होता है कॉल्ड इज रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, क्या होता है ये, इसको शॉर्ट में ऐसे RM बोलते हैं। व्हाट डज इट मीन? रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट divided by 1/12 mass of one atom of C12। तो बेसिकली जो हम लोग AMU में एक्सप्रेस कर रहे थे उसके नीचे एक और AMU लगा के AMU कैंसिल आउट कर देना है। ठीक है, इसका डेफिनेशन यही है, डेफिनेशन एंड फॉर्मूला दोनों, दैट रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ एन एलिमेंट इज इट्स मास रिलेटिव टू 1/12 मास ऑफ कार्बन एटम C12 एटम। ठीक है, तो ये जो नीचे वाला है ये आपने थोड़ी देर पहले पढ़ा था ना, दिस वाज AMU, ये अपन ने थोड़ी देर पहले ही डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये AMU कैंसिल आउट हो जाएगा एंड जस्ट द वैल्यू 4 विल बी देयर। ठीक है, नो यूनिट्स, दिस इज एक्चुअली अ डायमेंशनलेस टर्म, रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक है, सो इफ आई आस्क यू व्हाट इज द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ नाइट्रोजन, क्या आंसर रहेगा आपका? ठीक है, जस्ट द नंबर 14, 14 के आगे कुछ मत लगाना, जस्ट द नंबर 14। ठीक है,
ग्रेट। एक और सिमिलर सा सुनने वाला टर्म रहता है, कई बार यूज हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, जीएम बोलते हैं इसको। नाउ होता क्या है ये ग्राम एटॉमिक मास, यहाँ पे नोटिस करना, इट इज द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ एटम्स ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, और अभी के लिए अगर आपको ये डेफिनेशन कैलकुलेशन नहीं समझ में आएगा, क्योंकि हम लोग अभी मास मोल रिलेशनशिप पढ़े नहीं है, मैं मास मोल रिलेशनशिप पढ़ाऊंगा तब आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी। आपके लिए एक और सिंपल सा इसका डेफिनेशन रहेगा ग्राम एटॉमिक मास का, वो है कि आप एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट जो है उसको ग्राम्स की यूनिट में एक्सप्रेस कर दो, तो वो ग्राम एटॉमिक मास हो जाएगा। ठीक है, दैट इज द सिंपल डेफिनेशन फॉर यू। ठीक है, दिस इज द एक्चुअल डेफिनेशन। ठीक है, बट ये एक्चुअल डेफिनेशन, और ये एक आपका ऑल्टरनेटिव डेफिनेशन हो गया। ठीक है, ये ज़्यादा इजी है कि जो भी एटॉमिक मास था उसको एएमयू में लिखने की जगह ग्राम्स में लिख दो, बस लाइक सीधे एएमयू की जगह ग्राम में रिप्लेस कर दो, दैट्स इट। एक्चुअल डेफिनेशन तो ये रहता है, मास इन ग्राम्स ऑफ 1 मोल ऑफ एटम ऑफ द एलिमेंट। सो यहाँ पर कैसा रहेगा, इन तीनों टर्म्स को अगर मैं एक साथ लिख के आपके सामने प्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, अगर कोई एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास, उसका रिलेटिव एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास। ठीक है, ये अगर मैं आपसे लिखने के लिए बोलूं तो कैसा रहेगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं हीलियम के लिए लिखना है, हीलियम के लिए व्हाट विल बी द एटॉमिक मास, राइट, इट विल बी 4 AMU, है ना। हीलियम के लिए जैसे लिखना है, इट विल बी 4 AMU, या फिर 4 ग्राम पर मोल भी लिखते हैं लोग। ठीक है, 4 AMU और 4 ग्राम पर मोल। रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होगा हीलियम का, जस्ट द नंबर 4, एंड ग्राम एटॉमिक मास क्या हो जाएगा, जस्ट वही एटॉमिक मास को ग्राम की यूनिट में रिपोर्ट कर देना है, 4G या 4 ग्राम। ठीक है, जैसे सल्फर है, तो सल्फर के लिए भी कैसा रहेगा, एटॉमिक मास विल बी 32 AMU। ठीक है, राइट, रिलेटिव एटॉमिक मास विल बी 32 एंड ग्राम एटॉमिक मास विल बी जस्ट 32 ग्राम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है। सो सिमिलर साउंडिंग डेफिनेशंस हैं, बट अब आप काफी क्लियरली उनको बता सकते हो, डिस्टिंग्विश कर सकते हो। ऑलराइट, ठीक है। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट नोट, केमिस्ट्री में मैं मास और वेट इंटरचेंजेबली यूज करता रहूंगा। ठीक है, मास और वेट को अलग अलग नहीं मानेंगे केमिस्ट्री में, फिजिक्स में इसका रहता है इंपॉर्टेंस। इंटरचेंजेबली, पता नहीं सही, आई डोंट नो इसकी स्पेलिंग सही है कि नहीं है, बट सिंपल पॉइंट ये है कि कभी मैं एटॉमिक मास बोल दूंगा, कभी एटॉमिक वेट बोल दूंगा, तो इट ऑल मीन्स द सेम थिंग ओनली। ठीक है, इसमें कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अच्छा, अब नेक्स्ट नोटिस करना, ये तो हो गया एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में भी बात करते हैं। राइट, नाउ मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करने जाएंगे, मॉलिक्यूल्स की टर्म्स हम लोग समझने जाएंगे, उसके पहले ठीक है मैं आप लोगों के साथ में
एक सिंपल सा ऑब्जर्वेशन रखना चाहूंगा, ठीक है, दैट आपको यू नो बेस्ड ऑन योर जूनियर क्लासेस का नॉलेज, मॉलिक्यूल्स, कुछ कुछ कॉमन मॉलिक्यूल्स के नाम और उनके फॉर्मूलाज लिखने आने चाहिए, ठीक है। मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सबके बारे में पता होगा, ठीक है, ऐसा मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि लाइक आपको ऑलरेडी सारे मॉलिक्यूल्स के बारे में आइडिया है, ना ही मैं ऐसा कोई लिस्ट आपको बना के दे रहा हूँ कि ये लिस्ट है और इनका आप याद करो, इनको प्रैक्टिस करो, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। हम लोग किस तरीके से प्रोसीड कर रहे हैं, ठीक है, कुछ कुछ कॉमन एग्जांपल्स आपके ध्यान में रहेंगे, आपका काम चलता रहेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स से इफ आई आस्क यू सोडियम कार्बोनेट, डू यू नो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? चलो गुड, तो आई थिंक सबने अपने जूनियर क्लास में पढ़ाई करी है, राइट। सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, ठीक है। लाइक इफ आई आस्क यू इसके अंदर जो कटायन अनायन होते हैं वो क्या होते हैं? Na+ कटायन होता है एंड CO3 2- अनायन होता है ना? अच्छा, लेट मी आस्क यू अबाउट अल्यूमिनियम सल्फेट, डू यू नो अल्यूमिनियम सल्फेट क्या फॉर्मूला क्या रहेगा? नहीं हर्षदा, गलत। हाँ ठीक है सुशांत, नहीं पूर्वजा आपका गलत है। आशुतोष ठीक है, भार्गव ठीक है, उदय ठीक है, विघ्नेश ठीक है, शुभश्री गलत है, स्नेहल ठीक है, कुणाल गलत है, निकिता गलत है। ये आमोद अमोनियम नहीं पूछा, एल्यूमिनियम पूछा है, एल्यूमिनियम। तुमने अमोनियम सल्फेट बता दिया मुझे, ठीक है। खुशी का ठीक है, गार्गी का ठीक है, रेवांशी का ठीक है, अंबिका गलत है, आदित्य का ठीक है, भार्गवी का ठीक है, तन्मय का ठीक है, विवेक का गलत है, अनंत का गलत है। तो ये ठीक है, बहुत सारे हो गए, आई थिंक सभी बच्चों ने लिख दिया है, बट ये आपसे एक्सपेक्टेड है, ठीक है। कैसा आपको आइडिया होगा, अल्यूमिनियम 3+ आयन होता है और सल्फेट SO4 2- आयन होता है। तो अब जब आप इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखते हो तो इनकी जो वैलेंसीज है वो एक्चुअली क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर आप Al के नीचे 2 लिखोगे और SO4 के आगे 3 लिखोगे, ये आपका अल्यूमिनियम सल्फेट का फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है। समझ में आया? जिसका गलत हुआ, डू यू अंडरस्टैंड ये कैसे करना रहेगा? ठीक है, विद टाइम देखो सीखोगे। अब ऐसा नहीं है कि मैं आज एक लिस्ट कराऊंगा, ये लो 50 एग्जाम्पल और इनकी प्रैक्टिस करो, नहीं, ये लर्निंग ऑन द गो ही डेवलप होगी, धीरे धीरे। आप बहुत बार गलत भी होगे, बट ठीक है, वो गलती से ही सीखते जाओगे। चलो एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट, देखते हैं कितने लोगों को आ पाएगा। कैल्शियम फॉस्फेट का फॉर्मूला क्या रहेगा? ये और कम लोगों को पता होगा। नहीं निकिता, हाँ सुशांत का ठीक है, आशुतोष का ठीक है, स्नेहल का ठीक है, आमोद का नहीं, उदय का नहीं, गलत, विघ्नेश का ठीक है, गार्गी, तन्मय, अनंत ठीक है, मृण्मयी गलत, सोनिया का ठीक है, भार्गव का ठीक है, ऋतुजा का ठीक है, प्रणित गलत, खुशी मंथन ठीक है, आदि गलत है, वैदेही एंड मेघा ठीक है। तो अब इसमें कैसा है, आपको अगर पुरानी चीजें याद है तो आप कर पाओगे। बोले कैल्शियम जो रहता है वो 2+ आयन होता है और फॉस्फेट जो होता है वो PO4 3- आयन होता है, ठीक है। तो अगेन अब आप ये
क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको समझ में आएगा ये Ca3PO4 होल ट्वाइस. दिस वुड बी योर कैल्शियम फॉस्फेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला. ठीक है, समझ में आया ये कैसे वर्क हो रहा है? राइट, ये आपने सीखा होगा, आई एम श्योर आपको जूनियर क्लासेस में स्कूल में सिखाया गया होगा. याद नहीं रहा वो अलग बात है, बट ठीक है, धीरे धीरे ये नॉलेज बिल्ड होती जाएगी. ठीक है, तो अब जैसे हम लोगों ने ऊपर डेफिनेशंस लिखी थी एटम्स के लिए, वैसे ही मॉलिक्यूल्स के लिए भी डेफिनेशन रहती हैं. ठीक है, ध्यान से नोटिस करना मॉलिक्यूल्स की डेफिनेशन कैसी रहेंगी. सो सिमिलर टू द अबव डेफिनेशंस, मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट रहेगा. इसका डेफिनेशन बता पाओगे? क्या डेफिनेशन रहेगा? What will be the definition of molecular mass या molecular weight? राइट होता है, राइट कुणाल. सिंपली नहीं, कुणाल आपका सही नहीं है. मॉलिक्यूलर मास या मॉलिक्यूलर वेट का डेफिनेशन होगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल. ठीक है, वेट ऑफ वन मॉलिक्यूल. ठीक है, RMM रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास का क्या डेफिनेशन होगा? ठीक है, इट विल बी सिमिलर टू जैसा अपन ने ऊपर देखा था, mass of one molecule in AMU divided by 1/12th mass of C12 atom. ठीक है, जैसे यहाँ पर देखा था ना रिलेटिव एटॉमिक मास, वैसे ही रिलेटिव मॉलिक्यूलर मास रहेगा. यहाँ न्यूमरेटर में आ जाएगा मास ऑफ वन मॉलिक्यूल एंड डिनोमिनेटर में आ जाएगा 1/12th मास ऑफ वन एटम ऑफ C12. ठीक है, देन जैसे ग्राम एटॉमिक मास था, वैसे ही GMM क्या होगा? ग्राम मॉलिक्यूलर मास. दिस विल बी मास ऑफ mass in grams of 1 mole molecule of the substance. ठीक है, या फिर सिंपली जो अल्टरनेटिव डेफिनेशन था, अल्टरनेटिव डेफिनेशन क्या था? दैट जो मॉलिक्यूलर मास है उसको ग्राम्स में लिख दो तो आपका GMM का वैल्यू आ जाएगा. तो जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे पूछा वाटर के लिए, ठीक है, H2O के लिए मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? व्हाट विल बी मॉलिक्यूलर मास? 18 AMU. करेक्ट. RMM क्या होगा? RMM will just be the value 18 and GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास होगा 18 ग्राम्स. ठीक है, ग्रेट. ठीक है, तो पूरा रिपीट नहीं करा मैंने, शॉर्ट में बता दिया. जैसे ऊपर की डेफिनेशंस थी वैसे ही ये टर्म्स यहाँ पे भी यूज होंगे. ठीक है, ऑलराइट, ग्रेट. अब जिसने ये 18 निकाला, वो 18 के पीछे का जो मैथ्स है वो क्या है? 18 के पीछे का सिंपल मैथ्स है दैट मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ ऑल द एटम्स इन द मॉलिक्यूल, है ना? ये 18 आपने कैसे सोचा? आपने दो हाइड्रोजन का 1 AMU 1 AMU और ऑक्सीजन का 16 AMU एड अप करके दिया ना, राइट? दैट इज हाउ यू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास. ठीक है, सो अब मैं आपसे फटाफट कुछ मॉलिक्यूलर मास पूछूंगा और मुझे आंसर देना. इट विल बी बेस्ड ऑन दिस अजम्पशन कि आपको पहले 20 एलिमेंट्स के एटॉमिक मास आते हैं. ठीक है, अच्छा, तो मुझे एल्यूमिनियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर मास बताओ कितना होगा? व्हाट विल बी द मॉलिक्यूलर मास ऑफ एल्यूमिनियम सल्फेट? फटाफट फटाफट. आई एम अज्यूमिंग कि आपको एल्यूमिनियम का एटॉमिक मास पता है. नहीं पता है तो होता है 27 AMU. सल्फर का 32 होता है और ऑक्सीजन का तो 16 आपको पता ही है.
राइट. सो यस, 342 इज द करेक्ट आंसर. 2 अल्यूमिनियम के एटम्स हैं, 3 सल्फर के एटम्स हैं और 12 ऑक्सीजन के एटम्स है ना. इनको आपने एडअप किया और आपको आंसर मिल जाएगा 342. ठीक है, कोई नहीं. चलो इस वाले कंपाउंड का बताओ. इस वाले कंपाउंड का क्या रहेगा मॉलिक्यूलर मास? राइट, 126 AMU इज द करेक्ट आंसर. आप यहाँ पे देखो ना कैसे रहेगा. मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2C2O4.2H2O किस तरीके से रहेगा. यहाँ पर आप नोटिस करोगे 6 कार्बन एटम है, सॉरी 6 हाइड्रोजन एटम है, 2 कार्बन के एटम है और 6 ऑक्सीजन के एटम है. राइट, ये रीड करना आ रहा है ना आपको. यहाँ पर 2 हाइड्रोजन के एटम्स और यहाँ से 4 हाइड्रोजन के एटम, 6 हाइड्रोजन के एटम्स हो गए. तो बस इनको आपने एडअप कर दिया तो ये 126 AMU आ गया. या फिर अगर किसी ने ऐसा भी करा होता कि ये H2C2O4 का अलग से लिख दिया और वाटर का अलग से लिख दिया और उनको ऐड कर दिया, तो भी आपका सेम ही आंसर आएगा 126 AMU. जिनका नहीं आ रहा है वो कैलकुलेशन में थोड़ी बहुत गड़बड़ कर रहे हैं इधर उधर, बट दैट्स ओके, वो धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही जाती हैं. ठीक है, समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है. मॉलिक्यूलर मास निकालना आएगा अभी आपको किसी भी कंपाउंड का, मैं आपको बोलूंगा करने के लिए. तो ग्रेट. अच्छा, अब 2-3 और टर्म्स है, नोटिस कर लेना. एक टर्म है विच इज कॉल्ड एज ग्राम एटम. ग्राम एटम, और ऐसे शॉर्ट में लिख देंगे G-एटम, G-एटम. इसका मतलब होगा 1 मोल एटम. ठीक है, जैसे यहाँ पर किसी क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा होगा, ठीक है, वी हैव 1 ग्राम एटम ऑफ कार्बन. ठीक है, ऐसे लिखा होगा. तो इसको ऐसे मत रीड करना दैट दिस मीन्स मास ऑफ कार्बन इज, मास ऑफ कार्बन इज 1 ग्राम. 1 ग्राम कार्बन आपने किसी को दे दिया, ऐसा नहीं है, ये गलत रीडिंग हो जाएगी. ठीक है, जो करेक्ट रीडिंग है, ठीक है, इन दोनों वर्ड्स को साथ में रीड करना होता है. 1 ग्राम एटम मतलब 1 मोल ऑफ कार्बन एटम्स. ठीक है, वैसे ये टर्म होता है ग्राम मॉलिक्यूल या G-मॉलिक्यूल. इसका मतलब होता है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो जैसे फॉर एग्जांपल मान लो एक वेसल है और उसके अंदर पानी भरा हुआ है. ठीक है, एंड मैंने बोला 2 ग्राम मॉलिक्यूल पानी भरा हुआ है. तो आप इसको कैसे रीड करोगे? आप बोलोगे 2 मोल वाटर के मॉलिक्यूल्स है. ठीक है, दिस इज हाउ यू हैव टू करेक्टली रीड इट. गलत कैसे रीड कर सकते हैं कुछ बच्चे इसमें? गलत रीड कर देंगे इस तरीके से दैट मास ऑफ H2O इज 2 ग्राम्स. ठीक है, ये गलत रीडिंग हो जाएगी, ये नहीं होगा. दिस इज एक्चुअली द करेक्ट रीडिंग दैट देयर आर 2 मोल ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ऐसा एक टर्म है, ये बनाया गया है. 2 मोल ऑफ H2O मतलब कितने हो जाएंगे?
2 into एवोगैड्रो नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स, राइट? ये समझ में आ गया आप लोगों को? ठीक है. Then you have this term called as ग्राम आयन. ग्राम आयन और जी आयन, इसका मतलब हो जाएगा 1 मोल आयंस. ठीक है. तो ये तीनों टर्म्स जो हैं ये काफ़ी जगह क्वेश्चन में बुकलेट में यूज होंगी. ठीक है. एंड नोटिस करना दैट इसमें ये दोनों वर्ड्स को लाइक एक साथ ही रीड करना है. लाइक ग्राम आयंस मतलब मोल्स ऑफ आयंस. ठीक है, नॉट द एक्चुअल मास. क्लियर है ये? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? चलो, ऑलराइट. एक और टर्म रहता है एटॉमिसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, विच मींस नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल. ये आई थिंक आप लोगों ने पहले भी सुना होगा. जैसे H2SO4 की एटॉमिसिटी हो गई 7, क्योंकि उसके अंदर 7 एटम्स हैं एक मॉलिक्यूल के अंदर, है ना? ठीक है. सो दिस कंप्लीट्स आवर इंट्रोडक्टरी टर्म्स. ठीक है, बेसिक टर्म्स हैं जो कि क्वेश्चन में कभी ना कभी कैसे ना कैसे आती रहेंगी. ठीक है. कुछ टर्म्स तो बहुत ही कम यूज होती हैं बट स्टिल कंफ्यूजिंग लगती है, तो वो मैंने कंफ्यूजन आपका एलिमिनेट कर दिया है. कुछ टर्म्स आपके सामने आती रहेंगी जैसे जैसे आप क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे. ठीक है. अच्छा, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे विच इज गोइंग टू बी एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर एवरीवन टू स्टार्ट. मास मोल रिलेशनशिप. ठीक है. मास मोल रिलेशनशिप क्या बताएगा? What is it that we are trying to achieve through this mass mole relationship? Can anyone tell me क्या ऑब्जेक्टिव है इस सब टॉपिक का? मास मोल रिलेशनशिप. किस ऑब्जेक्टिव के साथ में हम ये टॉपिक पढ़ रहे हैं? बताओ बताओ, ऐसे माइक पे अनम्यूट करके बताओ. ऐसा मत करो पूर्वजा, मतलब एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस मत करो. मास मोल रिलेशनशिप इज रिलेशनशिप बिटवीन मास एंड मोल्स. ये क्या बात हुई? मतलब बढ़िया इंग्लिश पढ़ी है तुमने. Sir, I meant to say that how many moles of a substance is present in a given mass can be deduced from it. हाँ, राइट. सो हम यहाँ पर मास मोल रिलेशनशिप पढ़ के ऐसे क्वेश्चंस का आंसर करना चाह रहे हैं जहाँ पर लेट से अगर मुझे किसी सब्सटेंस का मास दे दिया, ये फलाना फलाना सब्सटेंस है, इतना ग्राम है, इतना किलोग्राम है, तो उसके अंदर कितने एटम्स, कितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो मैं बता पाऊँ. ठीक है. ऑल्सो द रिवर्स वे अराउंड, कि अगर मुझे लाइक बोला गया कि ये जो सैंपल है इसके इतने सारे एटम्स हैं या इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनका वजन कितना होगा, इनका मास कितना होगा, तो वो मैं बता पाऊँ. दैट इज द ऑब्जेक्टिव दैट वी आर ट्राइंग टू अकॉम्प्लिश ओवर हियर. ठीक है. तो ये कैसे वर्क करेगा यहाँ पे नोटिस करना. इसमें मैंने 2 वर्जन्स बनाए हुए हैं डिपेंडिंग अपॉन हमारा सब्सटेंस कैसा है. तो अगर हमारा सब्सटेंस लेफ्ट हैंड साइड के एग्जांपल्स हैं वर्सेस राइट हैंड साइड के एग्जांपल्स हैं, तो मैं ये जो रिलेशनशिप लिखूंगा इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करके लिखूंगा आपके सामने. ठीक है. लेफ्ट हैंड साइड वाले जो एग्जांपल हैं और राइट हैंड साइड वाले एग्जांपल हैं, उनमें आप मुझे बता सकते हो क्या अंतर है? कैन समवन सी दोज एग्जांपल्स एंड टेल मी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू? आशुतोष ने बोला प्योरनेस. नहीं, प्योर तो दोनों तरफ ही है ना. ऐसा थोड़ा ना है कि मतलब यहाँ पर ऑक्सीजन का सैंपल है, ऑक्सीजन गैस का, तो वो भी प्योर है. डायमंड है तो वो भी प्योर है, मतलब ऐसा कुछ नहीं है. फिजिकल स्टेट नहीं, यहाँ पर
सॉलिड भी है, लिक्विड भी है, गैस भी है। यहाँ पर भी सॉलिड लिक्विड गैस हो सकता है, नहीं स्मॉल बिग भी नहीं है। सेम एटम सेम मॉलिक्यूल नहीं। ठीक है चलो, आप में से कोई भी प्रॉपरली नहीं बता पा रहा है, बट मैं बताता हूँ। यहाँ पर जो डिफरेंस है वो अब आप रीड करना। लेफ्ट हैंड साइड में जो भी मैंने एग्जाम्पल दी है उसमें जो सब्सटेंस है इट इज एग्जिस्टिंग एज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स ओनली। जैसे डायमंड है, तो डायमंड कैसे एग्जिस्ट करता है? कार्बन एटम्स हैं जो कि एक पर्टिकुलर तरीके से अटैच्ड है एक दूसरे से, बट है तो वो कलेक्शन ऑफ एटम्स ही है कि नहीं? या कोई पीस ऑफ मेटल है जैसे आयरन हो गया, तो वो क्या है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ आयरन एटम्स। राइट हैंड साइड पर जो मैंने एग्जांपल लिए हैं, दोज आर सब्सटेंसेस दैट एग्जिस्ट एज कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। राइट, जैसे आपके सामने पानी रखा हुआ है, तो पानी कैसा है? इट इज अ कलेक्शन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, H2O मॉलिक्यूल्स। अगर आपके सामने ऑक्सीजन गैस का सैंपल रखा है तो इट इज अ कलेक्शन ऑफ O2 मॉलिक्यूल्स। लेकिन अगर हीलियम गैस का सैंपल रखा है तो उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे रखूंगा, क्योंकि इट विल बी अ कलेक्शन ऑफ हीलियम एटम्स। है कि नहीं? ये डिफरेंस समझ में आया आप लोगों को? इज दिस डिफरेंस वेरी क्लियर टू यू? वंडरफुल। ठीक है, अब अगर हम पहले टाइप के सब्सटेंस के बारे में बात करें जहां पर सब्सटेंस कलेक्शन ऑफ एटम्स के फॉर्म में है, तो उसके लिए जो मास मोल रिलेशनशिप रहता है वो कुछ इस तरीके का रहता है। दिस इज द मास मोल रिलेशनशिप। moles of atoms of substance is equal to mass of the substance upon atomic mass of the substance। ठीक है, यूनिट्स का खास ध्यान रखना है। ठीक है, मास ऑफ द सब्सटेंस ग्राम में होना चाहिए और एटॉमिक मास हम लोग AMU या फिर ग्राम पर मोल में लिख देंगे। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल करवाता हूं, मैं आपसे यहाँ पे पूछूंगा लेफ्ट हैंड साइड में। ठीक है, डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम इन 1 ग्राम डायमंड। ठीक है, यानी कि मैंने आपसे पूछा, मैंने आपको बोला कि ये 1 ग्राम डायमंड मेरे सामने रखा हुआ है, उसमें कितने मोल ऑफ कार्बन एटम है? तो आप बोलोगे कि हम लोग सर ये वाला फॉर्मूला उठाते हैं, इसको आप ऐसे लोगे, कॉपी करोगे और यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, कैसा रहेगा? डायमंड क्योंकि एग्जिस्ट करता है एज कलेक्शन ऑफ कार्बन एटम्स, तो आप बोलोगे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम will be the mass of the substance, mass of diamond divided by the atomic mass of carbon। so mass दिया हुआ है 1 ग्राम और atomic mass आपको पता है 12 AMU या 12 ग्राम पर मोल रहता है, तो आपका आंसर आ जाएगा 1/12। ये क्वेश्चन एकदम क्लियर है? किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में? सिंपल फॉर्मूला का यूज होके समझ में आ गया? ग्रेट। अब राइट हैंड साइड पे नोटिस करना, अगर हमारा सब्सटेंस एज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करता है तो उसके लिए जो मास मोल रिलेशनशिप है वो कैसा रहेगा? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस विल बी इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, मास रहेगा ग्राम्स में एंड मॉलिक्यूलर वेट रहेगा AMU या ग्राम पर मोल में। ठीक है, अंतर समझ में आया दोनों साइड का? अगर मेरा सब्सटेंस एज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर I will use the right hand side wala formula। I will say that moles of molecules of substance
is equal to mass of substance upon molecular weight of the substance in gram per mole. ठीक है, तो मुझे डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ सब्सटेंस फॉर्मूला यूज करना रहेगा. तो जैसे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, लेट्स से आई आस्क यू अ क्वेश्चन कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स इन 10 ml ऑफ वाटर, और मैंने आपको उसकी डेंसिटी दे दी है 1 ग्राम पर ml. तो अब आप क्या करोगे, कैसे करोगे? करेक्ट. तो इसमें अब आप बोलोगे कि सर पहले तो मास निकाल लेते हैं, ठीक है. जो फॉर्मूला यूज होगा वो कैसा यूज होगा? हाँ, ये जो वाटर है वो मॉलिक्यूल्स के कलेक्शन जैसा एग्जिस्ट करता है. तो हम लोग इसमें जो फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा मोल्स ऑफ molecules of H2O will be equal to mass of H2O in grams upon molecular weight of H2O, right? And mass जो है वॉल्यूम इनटू डेंसिटी होता है, वो आपसे एक्सपेक्टेड नॉलेज है. तो 10 ml का मास 10 ग्राम हो गया, और मॉलिक्यूलर वेट ऑफ H2O 18 AMU या 18 ग्राम पर मोल रहेगा. तो 5/9 आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है. अगर लेट से इसी क्वेश्चन में मैंने आपसे पूछा होता हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2O आर देयर, तो आपका क्या आंसर रहता? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल तो आपने पिछले क्वेश्चन में निकाल लिए, बट मैंने पूछा इसी क्वेश्चन में हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 आर देयर, तो व्हाट वुड हैव बीन द आंसर? राइट, 5/9 इंटू Na, है ना. बाकी फिर आप Na का वैल्यू डाल दो, वो ठीक है, बट अभी के लिए जो कॉन्सेप्ट है वो तो समझ में आ गया. इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स रहेंगे. इज दिस क्लियर? ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो. क्या आंसर रहेगा इसका? Determine the number of molecules of CO2 in its 10 gram sample. तो सबसे पहला चीज आप ये सोचोगे दैट सर ये जो सब्सटेंस दिया है ये कैसे एग्जिस्ट कर रहा है? इज इट एग्जिस्टिंग एज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स और इज इट एग्जिस्टिंग एज अ कलेक्शन ऑफ एटम्स? तो आपको समझ में आएगा इट इज एग्जिस्टिंग एज अ कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स ओनली, राइट. तो सब्सटेंस मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही पूछे हैं, है ना. तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल हमारा फॉर्मूला यूज कर लेंगे. कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? व्हाट इज द फॉर्मूला दैट वी नो? दैट मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स विल बी इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेंगे ना. मोल्स ऑफ CO2 मॉलिक्यूल विल बी इक्वल टू मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास. मॉलिक्यूलर मास ऑफ CO2 आता है 44 AMU और मास दिया हुआ है 10 ग्राम. तो 10 डिवाइड बाय 44 ये आपके मोल्स हो गए, और फिर नंबर ऑफ CO2 मॉलिक्यूल्स कितने हो जाएंगे, आप उसको Na से मल्टीप्लाई कर लो, राइट. समझ में आया ये?
ठीक है, सबने सही आंसर दिया। आई थिंक आई कैन सी एवरीवन हैज गिवन करेक्ट आंसर। ठीक है, ग्रेट। अब अगर मैं आपसे थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके पूछूं, मैं आपसे पूछूं डिटरमाइन द नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन इन 10 ग्राम सैंपल ऑफ CO2। ठीक है, ऊपर के जैसा ही क्वेश्चन है बट स्लाइटली चेंज कर दिया, तो आपका क्या आंसर रहेगा? आशुतोष, नहीं आपने गलत कर दिया है। आदित्य आपका ठीक है। मृण्मयी आपका गलत है। खुशी आपका गलत है। उदय आपका गलत है। निकिता आपका गलत है। नहीं, निकिता आपका ठीक है। रेवांशी का ठीक है। कुणाल का ठीक है। खुशी का गलत है। अभय का गलत है। नहीं, अभय का भी ठीक है, सॉरी, अभय का भी ठीक है। सुशांत का ठीक है और आदि का गलत है, और वैदेही का भी गलत है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन मुझे पता था कि बहुत सारे बच्चे गलत करेंगे। हाँ, भार्गवी आपका ठीक है। प्रणित आपका गलत है। ठीक है, अब आपको समझ में आएगा कि मैंने वो जो सब्सटेंस वाला जो पार्ट लिखा था वो क्यों लिखा था। ठीक है, और वो थोड़ा ध्यान से सुनना और ध्यान से समझना। ठीक है, जिन जिन का आंसर गलत आ रहा है उन लोगों पे मुझे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जैसा मुझे दिख रहा है यहाँ पर, आप में से काफी सारे बच्चों ने ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ लगा हुआ है मुझे। ठीक है, तो अब ऐसा है कि कुछ बच्चों ने कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स गलत तरीके से पढ़ लिए हैं। ठीक है, या पूरे नहीं पढ़े, तो वैसे बच्चों को सिखाना और मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो आपको पहले अनलर्न करना पड़ेगा, कुछ आपने का गलत सीख लिया है, और फिर अब आप सही तरीके से रीलर्न करोगे। ठीक है, अच्छा, यहां पर जब ये क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा, तो सब्सटेंस क्या है अपना, व्हाट इज द सब्सटेंस जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका सैंपल दिया हुआ है हमें? CO2। अच्छा, ये जो सब्सटेंस है ये कलेक्शन ऑफ एटम है कि कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल है? ये कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है। ठीक है, लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में? क्वेश्चन में आप नोटिस करोगे तो पूछा है किसके बारे में? एटम्स के बारे में। तो ये तो कुछ अलग हो गया ना। दिस इज नॉट व्हाट वी हैव सीन बिफोर। इसके पहले हमने क्या देखा है? इसके पहले हमने देखा है कि अगर मॉलिक्यूल्स का सब्सटेंस है तो मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पूछा था, है ना? जैसे यहाँ ऊपर था, ये मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पूछा है। यहाँ ऊपर भी देखो, ये मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और मॉलिक्यूल्स के बारे में ही पूछा है। यहाँ इसके ऊपर वाला एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और एटम्स के बारे में ही पूछा है। तो क्या हो रहा है, हमारे सिंपल सिंपल फॉर्मूला लग जा रहे हैं। बट जहां पे मैंने आपको थोड़ा घुमाया, ठीक है, मैंने क्या करा यहाँ पे, आपको थोड़ा घुमाया, मैंने दिया डेटा ऐसे सब्सटेंस के बारे में जो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है और पूछ लिया एटम के बारे में। तो अब ये आपके लिए बहुत बड़ी लर्निंग है, दैट यहाँ पर, ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, दिस इज अ मस्ट नो फॉर यू नाउ,
कि यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, यहाँ पे फॉर्मूला प्लस लॉजिक लगेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या हो रहा है, कई बच्चे गड़बड़ फॉर्मूला क्या कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे इनफैक्ट गड़बड़ हाईलाइट भी कर देता हूँ। कुछ बच्चे जो गड़बड़ कर रहे हैं वो मैं गड़बड़ हाईलाइट करता हूँ पहले। ठीक है, कुछ बच्चे क्या कर रहे हैं, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक वेट या फिर मॉलिक्यूलर वेट, ऐसा शॉर्ट में ये वाला फॉर्मूला याद करके बैठे हुए हैं, है ना। आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे शॉर्ट में याद करके बैठे हैं, मोल इज इक्वल टू मास अपॉन एटॉमिक वेट मॉलिक्यूलर वेट। बट ये शॉर्ट में याद करना ना अभी आपको नुकसान देगा। कैसे? क्योंकि अब बच्चों ने क्या सोचा कि सर अब बच्चों ने यहाँ पर शॉर्ट में जो याद करा था वो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया कि ये 10 है। ठीक है, और नीचे फिर जो एटॉमिक वेट लिखना था, ठीक है, वो ऑक्सीजन का लिख दिया, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन पूछे ना, तो ऐसे ऑक्सीजन का 16 लिख दिया। ठीक है, ये तो आपने भयंकर पाप कर दिया। मतलब ये तो आपने फॉर्मूला की बेइज्जती कर दी। आपने यहाँ ऊपर तो लिख दिया मास ऑफ CO2 और नीचे लिख दिया एटॉमिक वेट ऑफ ऑक्सीजन। ये क्या करा आपने? ऐसा तो ना तो कोई फॉर्मूला आपको सिखाया था ना बताया था। ठीक है, कईयों ने थोड़ा सा और दिमाग लगा के 16 की जगह 32 भी लिख दिया यहाँ पर। ठीक है, उन्होंने थोड़ा और एक्स्ट्रा स्पेशल दिमाग लगाया है, बट ये तो लाइक गड़बड़ी कर दिया ना, लाइक कुछ भी कहीं का चिपका दिया बस फॉर्मूला में डाल के। ठीक है, तो ये जो आप गलती करते हो ना, इसको आइडेंटिफाई करो कि ये नॉनसेंस नहीं करना है। और ये नॉनसेंस क्यों हो रहा है? क्योंकि आपने शॉर्ट में ये याद करा हुआ है। शॉर्ट में मत याद करो, प्रॉपर डिटेल में याद करो। डिटेल में क्या है ये, या तो हम लोग ये लेफ्ट हैंड साइड लिखेंगे या ये राइट हैंड साइड लिखेंगे। ये फॉर्मूलाज हैं। अगर सब्सटेंस मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो हम लोग ये राइट हैंड साइड वाला लिखेंगे। अगर सब्सटेंस एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है तो लेफ्ट हैंड साइड वाला लिखेंगे। ऐसे मिक्स मैच नहीं करेंगे अपने मन से। ठीक है, आप में से कुछ लोगों ने करा है वो मिक्स मैच अभी। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलती नहीं करनी है। ठीक है, नॉनसेंस है। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब आप नोटिस करना, यहाँ पर जो तरीका रहेगा सॉल्व करने का वो होगा फॉर्मूला प्लस लॉजिक। डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा यहाँ पर, क्योंकि दिया मॉलिक्यूल है और पूछा एटम के बारे में, तो डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं लगेगा, फॉर्मूला और फिर लॉजिक लगेगा। व्हाट डू आई मीन बाय दैट? तो सबसे पहले अपन लोग फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला किस पे लगाएंगे? यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा ऑन मॉलिक्यूल्स, क्योंकि सब्सटेंस जो है वो मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप नोटिस करोगे फॉर्मूला जो लगेगा वो कैसा लगेगा, मास ऑफ CO2 दिया हुआ है, तो मोल्स ऑफ CO2 will be equal to what? Moles of CO2 will be equal to mass of CO2 upon molecular weight of CO2। ठीक है, कंसिस्टेंट, कुछ भी अनाप शनाप ऊपर नीचे नहीं करना है। तो ये 10/44 आ जाएगा। ठीक है, ये मोल्स ऑफ CO2 आ जाएंगे। उससे अब आपको आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 निकाल सकते हो। ठीक है, जैसा अपन ने ऊपर करा था, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 कितने आ गए, 10/44 जो मोल्स आए। ठीक है, राइट, ऐसे निकालते हैं ना, मोल्स जितने हैं इंटू Na कर देते हैं, तो ये आ जाएगा 10/44 इंटू Na। अब इसके बाद लगेगा लॉजिक। क्या लॉजिक है? आप देखो, एक CO2 के मॉलिक्यूल में कितने ऑक्सीजन के एटम है? फॉर्मूला से दिख रहा है ना, एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है। तो फिर अब 10/44 Na मॉलिक्यूल जो हमने ऊपर निकाला, उसमें कितने एटम रहेंगे? आप यहाँ पर सिंपल यूनिटरी मेथड से निकाल लोगे। अब
क्रॉस मल्टीप्लाई करो और आपका आंसर आ जाएगा 10/44 Na into 2 atoms। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, समझ में आया ये? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? जिसने गलत आंसर दिया था ठीक है, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर जो सब्सटेंस है वो एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है कि मॉलिक्यूल के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है, वो पहले से पता लगाना जरूरी है ताकि हम फॉर्मूला करेक्ट तरीके से यूज कर सकें। ठीक है, ऐसे शॉर्ट में नहीं याद करना मास अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू मोल्स, बस इतना छोटू सा याद करके आप गलती कर दोगे। ठीक है, यू विल एंड अप मेकिंग केयरलेस मिस्टेक। ठीक है, समटाइम्स आप कंफ्यूज ही हो जाओगे, मतलब जैसे मैं अगला क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, अब अगला क्वेश्चन आप नोटिस करना, अगले क्वेश्चन में तो आप, अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आई जो मैंने बताई है, तो आप अगला क्वेश्चन तो शायद कर ही नहीं पाओगे। डिटरमाइन नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन 10 ml ऑफ H2। देखें जरा, आप बता पाओगे क्या मुझे? अब तो जो गलत तरीके से याद करके बैठे थे फॉर्मूलाज, उनकी तो बैंड ही बच जाएगी। उनको समझ में ही नहीं आएगा कि इलेक्ट्रॉन कहाँ से आ गया, मतलब एटम था, मॉलिक्यूल था, ये इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के मोल्स। अभी तक तो सिर्फ एक विग्नेश ने करेक्ट आंसर दिया है, बाकी सबने गलत दिया है। आप भी सही कर रहे थे भार्गव, बट आपने थोड़ा गड़बड़ कर दिया। हाँ, अभी आदित्य ने भी सही दिया है, आदित्य काले ने। बाकियों का अभी भी गड़बड़ है। ठीक है, जो लोग थोड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछा है, मैंने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा है। ठीक है, तो थोड़े थोड़े स्टूडेंट्स जो स्मॉल मिस्टेक कर रहे थे वो अब सही आंसर दे पाएंगे। हाँ, अभी ठीक है। अब है, मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं पूछे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे। हाँ, राइट सुशांत। हाँ, अब आप ठीक दे रहे हो ना? राइट आदि, राइट भार्गव, राइट रेवांशी। ठीक है, कैसे करेंगे देखो अब इसको। जिसका आंसर आ गया बहुत अच्छी बात है, जिसका नहीं आ रहा है वो यहाँ पे ध्यान से सुनो। कीप योर कंप्लीट फोकस एंड अटेंशन ओवर हेयर। ठीक है, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कि डायरेक्ट फॉर्मूला तो कुछ है ही नहीं, यहाँ पर लगेगा फॉर्मूला प्लस लॉजिक। फॉर्मूला किस पे लगाएंगे हम लोग? फॉर्मूला हम लोग लगा देंगे H2O के ऊपर। और H2O कैसे एग्जिस्ट करता है? मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में। तो हम लोग फॉर्मूला लगाना शुरू करेंगे वॉल्यूम ऑफ H2O, डेंसिटी ऑफ H2O से। हमें मिल जाएगा मास ऑफ H2O। अब मास से हमने क्या सीखा है फॉर्मूला? इससे मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स कितने आ गए? 10/18। राइट, यहां तक हमारे लिए फॉर्मूला काम कर गया। ये समझ में आया?
है कि नहीं? वॉल्यूम डेंसिटी से मास ऑफ H2O निकाला और मास ऑफ H2O से मोल्स ऑफ H2O निकाल लिए। ठीक है, ये यहां तक का पार्ट समझ में आया? जो हमारा बेसिक फॉर्मूला वाला पार्ट है। अब लॉजिक वाले पार्ट पे आ जाते हैं। लॉजिक वाला पार्ट क्या कह रहा है? क्योंकि आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉन के बारे में, तो एक H2O के मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है कि नहीं? एक मॉलिक्यूल में 10 इलेक्ट्रॉन रहेंगे ना, दो एक एक हाइड्रोजन से आ रहा है और 8 ऑक्सीजन से आ रहा है। तो अगर Na मॉलिक्यूल भी होंगे, Na मॉलिक्यूल में कितने रहेंगे? 10 Na इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, है ना? और Na मॉलिक्यूल मतलब क्या हो जाएगा? 1 मोल, राइट? तो 1 मोल में कितने रहेंगे? 10 मोल इलेक्ट्रॉन रहेंगे, है ना? Na मतलब मोल होता है ना। तो अभी यहाँ पर अपन ने 10/18 मोल्स निकाले, तो कितने मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे? आपका आंसर आ जाएगा लॉजिक से, यूनिटरी मेथड से। ठीक है, 100/18। अगर मैंने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछे होते तो फिर आप मुझे Na से मल्टीप्लाई करके देते ना आंसर। मैंने यहाँ पर मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछे थे। हैड आई आस्क्ड यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो फिर आप मुझे 100/18 को Na से मल्टीप्लाई करके देते। मोल्स तो मेरे 100/18 ही रहेंगे ना। समझ में आया निकिता? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? कैसे करना है ये वाले क्वेश्चंस को? ठीक है, ग्रेट। अच्छा, अब ये जो अपन ने ऊपर पढ़ा, ठीक है, उसका एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन रहता है जो कि हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में थोड़ा और हेल्प करता है, लाइक चीज़ें थोड़ी और आसान बनाता है। ठीक है, वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन कैसा है यहाँ पे आप नोटिस करो। अगर मुझे नीचे से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। अगर मुझे मास ऑफ सब्सटेंस मिलेगा तो क्या उससे मैं मोल्स निकाल सकता हूँ? आई विल, ठीक है, ये ऊपर जाने के लिए आई विल डिवाइड बाय एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट, डिपेंडिंग अपॉन मेरा सब्सटेंस कैसा है। अगर सब्सटेंस कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो मैं मॉलिक्यूलर वेट से डिवाइड करूंगा और मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएंगे? मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, है कि नहीं? समझ में आ रहा है? अगर मेरा सब्सटेंस मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में मिल रहेगा तो मुझे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ सब्सटेंस मिलेंगे इफ आई डिवाइड बाय द मॉलिक्यूलर वेट। अगर मेरा सब्सटेंस एटम के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा होगा तो मैं एटॉमिक वेट से डिवाइड करूंगा और मुझे क्या मिल जाएगा? मोल्स ऑफ एटम, राइट? एंड अगर मोल्स मिल गए तो मैं उनको Na से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन मेरा सब्सटेंस कैसा एग्जिस्ट कर रहा है। एंड वैसे ही मैं रिवर्स मैनर में भी जा सकता हूँ। ठीक है, अगर मुझे लेट्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दिए हैं तो मैं डिवाइड बाय Na कर दूंगा तो उससे मुझे नंबर ऑफ मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल मिल जाएंगे और फिर उस मोल्स को मैं मॉलिक्यूलर वेट से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मुझे मास ऑफ सब्सटेंस इन ग्राम्स मिल जाएगा। ये समझ में आया आपको?
डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन क्लियर है? Does this work for you? ठीक है, अब इसको यूज करके कुछ क्वेश्चंस अपन देख लेते हैं. मोलर मास मतलब होता है 1 मोल सब्सटेंस का मास. ठीक है, दैट इज व्हाट मोलर मास मीन्स. ठीक है, अच्छा, अब मैं आपसे एक दो क्वेश्चंस समझता हूं. ठीक है, आप मुझे बताना. ठीक है, क्या रहेगा उसका आंसर. चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करना. ठीक है, ये तो हम लोग कर ही चुके हैं, अभी इसको रिपीट नहीं करते हैं. ये वाले क्वेश्चन का आंसर दो, क्या रहेगा. ये टेबल आपकी हेल्प के लिए है, फॉर्मूला डायग्राम आपकी हेल्प के लिए है. ऑलराइट, सो अलग अलग आंसर आ रहे हैं. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोगों को क्वेश्चन पढ़ के इतना तो समझ में आ गया दैट यहाँ पर फॉर्मूला प्लस लॉजिक दोनों लगेगा. है ना, डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है. अच्छा, फॉर्मूला किसके लिए लगेगा? जो हमारा सब्सटेंस है उस पर. सब्सटेंस इज व्हाट? बताओ भाई, सब्सटेंस क्या है? H2O. और ये कैसे एग्जिस्ट करता है? विच एग्जिस्ट एज कलेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स. राइट, तो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे. अब नोटिस करना, सबसे पहले होगा जो आपको डेटा दिया हुआ है. ठीक है, आपको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ H2O is equal to 36 ml and density of H2O is 1 gram per ml. तो इससे क्या आ जाएगा? मास ऑफ H2O आ जाएगा 36 ग्राम्स. ठीक है, अब हम इसको फर्दर फॉर्मूला से एक्सटेंड कर सकते हैं. राइट, क्या था फॉर्मूला हमारा? ये जो हमारा डायग्राम है, राइट, यहाँ से अब हम ऊपर तक ट्रैवल कर सकते हैं. ठीक है, इस डायग्राम का मैं एक छोटा कॉपी करके यहाँ पर एक छोटा वर्जन तैयार कर लेता हूँ.
राइट। तो मैं यहाँ पर आप देखोगे तो ये मुझे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ से मैं यहाँ और यहाँ पर आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकता हूँ। कैसे? मास ऑफ H2O इज 36 ग्राम्स, ठीक है। तो इससे मोल्स ऑफ H2O कितने हो जाएंगे? मास अपॉन व्हाट? मॉलिक्यूलर वेट होगा ना, राइट। मॉलिक्यूलर वेट यूज होगा यहाँ पर 36 अपॉन 18, तो 2 मोल्स आ गए आपके, राइट। मोल्स ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आ गए। इससे नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे। समझ में आ रहा है मैं क्या कर रहा हूँ? ये मास है, मास से मोल्स पे आया और मोल्स से नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे आया। कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आ जाएंगे? 2 टाइम्स Na। तो ये आपका फॉर्मूला ने यहाँ तक हेल्प कर दिया, ठीक है। अब अपन लॉजिक पे आ जाते हैं, ठीक है। ठीक है, तो अब लॉजिक वाला पार्ट स्टार्ट करते हैं। लॉजिक वाला पार्ट, क्योंकि हमें प्रोटॉन्स पे जाना था ना, तो ये फॉर्मूला वाला पार्ट हो गया। अब लॉजिक वाले पार्ट पे आ जाओ। लॉजिक वाला पार्ट कैसा है कि एक H2O मॉलिक्यूल के अंदर कितने प्रोटॉन्स रहेंगे? 10 प्रोटॉन रहेंगे, एक एक हाइड्रोजन का और 8 ऑक्सीजन का, है कि नहीं? तो अभी मेरे पास 2 Na मॉलिक्यूल हैं, तो कितने प्रोटॉन हो जाएंगे? मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लूंगा। क्या हो जाएगा मेरा आंसर? 20 Na। समझ में आ गया? जिसका आंसर नहीं आ रहा था, अभी क्लियर है उसको कैसे करने का है? फॉर्मूला और लॉजिक का कॉम्बिनेशन। किसी को कोई डाउट है? बढ़िया से हो रहा है ये? चलो ग्रेट। एक और क्वेश्चन का आंसर कर दो। चलो इसका बताओ क्या आंसर रहेगा। डिटरमाइन द मास इन ग्राम्स ऑफ 1 बिलियन वाटर मॉलिक्यूल्स। बताओ। राइट। सो इसमें अब आप क्या करोगे? इफ यू लुक एट आर दिस थिंग, तो क्या दिया हुआ है, क्या पूछा हुआ है, आप बता सकते हो? जो अपना डायग्राम है उसके हिसाब से अगर मैं देखूं तो क्या दिया है, क्या पूछा जा रहा है? आर यू एबल टू टेल?
तो आपको दिखेगा यहाँ पर कि इनफैक्ट इस बार, ठीक है, एज पर आवर डायग्राम इफ यू सी, तो हमको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं और मास ऑफ सब्सटेंस पूछा जा रहा है। तो ठीक है, हम लोग ऊपर से नीचे ट्रैवल करके आ सकते हैं। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं 10 की पावर 9, है ना। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दे दिए हैं 10 की पावर 9, बिलियन मतलब 10 की पावर 9 होता है ना। तो मोल्स कितने हो जाएंगे, 10 की पावर 9 अपॉन एन ए, लाइक यहाँ से यहाँ आए और फिर वहाँ से नीचे आ जाएंगे, मोल्स से नंबर ऑफ मास आ जाएगा, विल मल्टीप्लाई बाय मॉलिक्यूलर वेट, तो ग्राम्स में आ जाएगा मेरा आंसर। ठीक है, बाकी तो फिर वो सॉल्विंग करनी पड़ेगी, वो मैं अभी नहीं कर रहा हूँ, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। इज दिस क्लियर? यहाँ तक का पार्ट समझ में आ रहा है? ऑल राइट, चलो परफेक्ट। ठीक है, अब ठीक है, इनको लेकर काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको इमीडिएटली प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है, तो मैं क्वेश्चंस आपको दूंगा। ठीक है, वो आप ट्राई करोगे, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे। ठीक है, बट थोड़ा सा और पढ़ा लेता हूँ मैं। ठीक है, ये तो मैं आपको होमवर्क में ग्रुप पे डाल के दे दूंगा। ठीक है, थोड़ा सा अपन और आगे का देखते हैं। ओके, थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट्स नोटिस करना है यहाँ पर। गैसेस के लिए हम लोग मास मोल रिलेशनशिप अप्लाई करना चाहेंगे, बट उसके लिए मैं छोटा सा ये बैकग्राउंड आपको दे रहा हूँ। ये छोटा सा बैकग्राउंड है आइडियल गैस इक्वेशन का, राइट। क्या होता है आइडियल गैस इक्वेशन, क्या होता है आइडियल गैस? इनफैक्ट आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन तो यही आ रहा होगा कि सर ये आइडियल गैस क्या होता है। तो हम लोग अभी वो डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, आप बस इतना मान के चलो कि हम लोग एक गैस इक्वेशन पढ़ रहे हैं, बस गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। गैस क्या होता है, गैसियस स्टेट क्या होता है, ये आपको थोड़ा बहुत आइडिया है। बाकी डिटेल्स में गैसियस स्टेट चैप्टर एक अलग से आएगा, उसमें कवर करूंगा आपके लिए। ठीक है, बट अभी के लिए कीपिंग थिंग्स सिंपल, वी आर टॉकिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस एंड उनके बीच का रिलेशनशिप। क्या क्या प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर रहा हूं मैं? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड मोल्स। ठीक है, P स्टैंड्स फॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस। ठीक है, गैस प्रेशर क्यों एक्सर्ट करता है? बिकॉज गैस के मॉलिक्यूल्स रैंडमली मूव करते करते वेसल की वॉल से कोलाइड करते हैं। ठीक है, कोलिजन करने पर वो फोर्स अप्लाई होता है, फोर्स की वजह से प्रेशर आता है। ठीक है, so that is pressure exerted by a gas. Volume of a gas is the volume of the vessel in which the gas is present. Temperature of the gas is again the temperature of the vessel in which the gas is present. N represents moles of gas. ठीक है, तो ये आपस में कैसे रिलेटेड है? They are related as PV is equal to nRT. ठीक है, इस तरीके से ये आपस में रिलेटेड है। Where R, capital R stands for a constant, gas constant. इसका वैल्यू जो है वो डिफरेंट डिफरेंट गैसेस के लिए सबके लिए सेम ही होगा। लाइक आप O2 गैस पर ही अप्लाई करो, N2 गैस पे अप्लाई करो, मीथेन पे, इथेन पे, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, किसी पे भी आप ये इक्वेशन अप्लाई करो, सबके लिए R का वैल्यू एक कांस्टेंट वैल्यू रहेगा। और वो जो वैल्यू है वो डिपेंड करेगा यूनिट्स के ऊपर कि हम लोग कौन सी यूनिट्स में ये बाकी क्वांटिटीज लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे नोटिस करना। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा और इलेबोरेट करता हूँ। अगर हम SI यूनिट्स में लिख रहे होंगे
SI यूनिट्स क्या रहती है प्रेशर की? पढ़ा होगा ना आपने ये। प्रेशर की SI यूनिट रहती है पास्कल, पास्कल या फिर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है। वॉल्यूम की SI यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। ठीक है। मोल्स, मोल्स की SI यूनिट क्या होगी? मोल्स की SI यूनिट मोल ही होती है, कुछ और नहीं होता। ठीक है। टेम्परेचर की SI यूनिट क्या होगी? केल्विन। तो अगर हम लोग SI यूनिट्स यूज कर रहे हैं तो R का जो वैल्यू है, गैस कांस्टेंट का वैल्यू जो है, याद रखना है आपको, वो रहता है 8.314 जूल पर मोल केल्विन। ठीक है। कई बार 8.314 को हम लोग 25/3 भी लिख देते हैं कैलकुलेशंस को थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए, बट दिस इज द वैल्यू दैट नीड्स टू बी यूज्ड अगर हम लोग ऊपर वाली इक्वेशन में, आइडियल गैस इक्वेशन में, प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, मोल्स, ये सब SI यूनिट्स में लिख रहे हैं, तो R का ये वैल्यू यूज करना पड़ेगा। ठीक है। अगर हम लोग, ठीक है, कॉमन यूनिट्स यूज कर रहे हैं, एक और यूनिट का मैं सेट बता रहा हूँ आपको जो कि कॉमनली यूज होता है, जिसमें प्रेशर ATM में लिखा जाता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं इसको। कितना होता है इसका कन्वर्जन विद पास्कल? 1 ATM इज 1.01325 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। ठीक है। वॉल्यूम लीटर में लिखेंगे, 1 लीटर कितना होता है? 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। ठीक है। 1 ml जैसे 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, वहीं से ये आ जाता है 1 लीटर इज 10 की पावर -3 मीटर क्यूब। तो अगर हम ये ATM लीटर में यूज करने वाले हैं तो R का वैल्यू जो रहेगा वो रहेगा 0.0821 ATM लीटर पर मोल केल्विन। ठीक है। 1/12 भी यूज कर लेते हैं इसको, 0.0821 को 1/12 से अप्रोक्सीमेटली यूज करके लिख सकते हैं। ठीक है। कैलकुलेशंस में ऐसा ही अप्रोक्सीमेटली 1/12 कैलकुलेशन आसान करने के लिए। ठीक है। सो बेस्ड अपॉन दिस, ठीक है, बेस्ड अपॉन दिस पीस ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैंने आपको अभी सिखाया, बताया, ठीक है, आइडियल गैस इक्वेशन और ये R का वैल्यूज, मैं अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, ठीक है, तो आप मुझे इसका आंसर दे सकते हो? ठीक है। एंड कैलकुलेटर यूज कर लेना। आई वांट 2 डेसिमल प्लेस तक या 1 डेसिमल प्लेस तक, चलो 2 तक भी नहीं, 1 डेसिमल प्लेस तक एक्यूरेट आंसर चाहिए मुझे। तो कैलकुलेटर यूज करके मुझे बताओ जरा इसका क्या आंसर रहेगा। डिटरमाइन द वॉल्यूम इन लीटर ऑफ 1 मोल ऑफ गैस अंडर दीज कंडीशंस।
ऑलराइट, सो आपने बेसिकली फॉर्मूला में पुट कर दिया होगा। है कि नहीं? You would have substituted it in the formula. SI यूनिट्स का ध्यान रखोगे, R का वैल्यू 8.314 लिखोगे, प्रेशर 1 atm है, 1 atm कितना हो जाता है SI यूनिट में? 1.01325। वॉल्यूम जो है वो SI यूनिट में आएगा मीटर क्यूब में, मोल्स 1 है और टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड मतलब 273.15 केल्विन। इसको आप पुट करोगे, सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, मीटर क्यूब में आ जाएगा, फिर उसको लीटर में कन्वर्ट कर दोगे तो 22.4 लीटर आ जाएगा। ठीक है, अब इसको याद रखना। इसको कैसे याद रखोगे? दैट 1 atm 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो कंडीशन होती है इसको बोला जाता है एनटीपी, नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन। ठीक है, और इस पर हम लोग क्या सीखे? दैट अंडर एनटीपी कंडीशन 1 मोल ऑफ गैस ऑक्यूपाइज 22.4 लीटर वॉल्यूम। ठीक है, तो अगर, क्योंकि वॉल्यूम और मोल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो अगर x मोल्स गैस होगी तो उसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा एनटीपी कंडीशंस में? 22.4x लीटर्स। राइट, इतना समझ में आ रहा है? इज दिस क्लियर विद एवरीवन? ठीक है, ग्रेट। अब अगर आप बी पार्ट करोगे, बी पार्ट जो है वो 1 बार और 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, और आपको दिया मैंने 1 बार इज 10 की पावर 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। बार इज ऑल्सो यूनिट ऑफ प्रेशर। इसको आप सब्स्टिट्यूट करोगे अपने फॉर्मूला में, राइट, सेम तरीके से, तो आपका आंसर आ जाएगा 22.7 लीटर्स। तो इसको आप याद करोगे दैट 1 बार 0 डिग्री सेंटीग्रेड इज कॉल्ड एज एसटीपी कंडीशन, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन, एसटीपी। ठीक है, समझ में आया? और इसके लिए स्टेटमेंट ऐसा रहेगा आपका, which will be in the following manner. That under STP conditions 1 liter of gas has 22.7 1 mole of gas occupies 22.7 liters of volume. तो अगर x moles है तो x mole will occupy 22.7 times x liters। ठीक है, और इसके बेसिस पे हम अपना ये जो डायग्राम था वो भी अब एक्सपैंड कर सकते हैं। ये नया डायग्राम समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, अगर मेरे पास मोल्स है तो मैं उससे वॉल्यूम बता सकता हूँ। ठीक है, बट ये सिर्फ गैसेस के लिए एप्लीकेबल है एसटीपी कंडीशंस में। 22.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे मोल्स को तो वॉल्यूम आ जाएगा, अगर वॉल्यूम है तो उसको डिवाइड बाय 22.7 कर देंगे तो मोल्स आ जाएगा। अगर एनटीपी कंडीशंस लिखी होंगी तो 22.4 यूज करना। ये समझ में आया? इज दिस क्लियर?
ठीक है, तो चलो इसके बेसिस पर ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। ठीक है, लेट मी नो क्या आंसर रहेगा। हाँ, किस किस का आंसर आ रहा है? आदित्य, रिवांशी, विघ्नेश, आदि, निकिता, स्नेहल और अनंत। आपका सही है, बाकी लोगों का गलत है। ठीक है, S8 इसमें कैसा रहेगा? देखो आप ऐसा कर सकते हो, लेट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बी S सबस्क्रिप्ट में X, फिर आपको मास दिया हुआ है। ठीक है, मास से आप मोल्स निकाल लो। मोल्स क्या हो जाएंगे? 512 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, और उसको फिर आप 22.4 से मल्टीप्लाई कर दो तो वॉल्यूम मिलना चाहिए, और इससे आप निकालोगे तो मॉलिक्यूलर वेट आपका 256 आ जाएगा, विच सेटिस्फाइज द आंसर एज डी ऑप्शन। समझ में आया? मतलब आप नोटिस करोगे, इफ आई नोटिस ये वाला जो मेरा डायग्राम है, तो इसमें बेसिकली मुझे ये दे दिया है और ये दे दिया है और ये अननोन है जो बीच में ये पूछा है। ठीक है, वॉल्यूम दे दिया, मास ऑफ सब्सटेंस दे दिया, और बीच में ये मॉलिक्यूलर वेट पूछ लिया। तो ठीक है, यहाँ से यहाँ चलेगा अपन ट्रैवल करते हुए, वही करा है। या नीचे से ऊपर चले गए, मास से पहले मोल्स निकाले, मोल्स से वॉल्यूम निकाला और सॉल्व करा। ठीक है, सबको समझ में आया कैसे करा? ओके, चलो ये वाला आंसर निकाल लो फटाफट इसके नीचे वाले क्वेश्चन का। डिटरमाइन द मास ऑफ 33.6 liters of H2O at NTP conditions.
ठीक है, सो 27 आंसर देने वाले नालायक बच्चों, ये जो फॉर्मूला है वो गैसेस के लिए ही एप्लीकेबल है। फटाफट फटाफट फॉर्मूला सीखा और अप्लाई कर दिया, दिमाग नहीं लगाया। और एनटीपी कंडीशंस पे वाटर जो तो लिक्विड या सॉलिड रहेगा, गैस थोड़ा रहेगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ही फंसाया जाएगा, घुमाया जाएगा। ठीक है, प्रिपेयर हो जाओ। मोल कंसेप्ट में बहुत गलतियां करवाऊंगा मैं आपसे, काफ़ी सारी केयरलेस मिस्टेक्स होंगी, तब जाके आप सीखोगे। ठीक है, ऐसा नहीं है ना फॉर्मूला याद कर लिया और काम हो गया। ठीक है, अभी जेई की पढ़ाई कर रहे हो, नीट की पढ़ाई कर रहे हो, तो ऐसा नहीं चलेगा। सिंपल सिंपल फॉर्मूला कर लिया, गलतियों से सीखना पड़ेगा। तो मैं आपसे बहुत गलतियां करवाऊंगा। समझ में आया? 27 ग्राम विल बी द गलत आंसर। चलो गुड, आज के लिए इतना डिस्कशन काफ़ी है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी से पिक करेंगे। और मैं आपके साथ में जो क्वेश्चंस अब दूंगा होमवर्क के लिए, वो इमीडिएटली ट्राई करना। very very important for you to try those questions immediately so that you know how to work with these mole concept and उससे related questions। ठीक है, प्रैक्टिस बहुत लगेगी इसमें, क्वेश्चन भर भर के सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, ऑलराइट, किसी को कुछ डाउट पूछना है, कुछ क्वेश्चन है? वो एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला छोटा सा पार्ट जो बचा है, हाँ मैं वो देखता हूँ, करता हूँ, छोटा सा ये, वो मैं नेक्स्ट क्लास में करा दूंगा। चलो ठीक है, आज तो वैसे भी 8:30 बज गया है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है? एनी क्वेश्चन, एनी डाउट? हाँ, मैं ग्रुप पे भेजता हूँ होमवर्क, नोट्स के साथ में भेजूंगा, ट्राई करना वो। NEET aspirants also solve advanced booklet। well, आप एडवांस बुकलेट का जो FBO और गेट इक्विप टू मेंस वाला पार्ट है वो कर सकते हो। बाकी FBS, गेट इक्विप टू एडवांस, वो सब करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो, ऑल राइट डन। थैंक यू गाइस, टेक केयर। एनी अदर क्वेश्चन? ऑल राइट डन, चलो बाय बाय।